सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 15। दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो ये चैप्टर इतना इजी है और इतना इजी है, बहुत इजी है। मतलब ये चीज़, मतलब इस चीज़ को अपन पहले से ही जानते हैं। तो अगर अपन इस चीज़ को अपन ने ऑलरेडी 4th-5th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये तो बस इसको बिल्कुल थोड़ा सा एलेबरेट करके इसको ज़्यादा बना दिया है। पता नहीं इतना सिंपल चैप्टर क्यों दिया 10th-12th, बट इज़ वेरी 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 सिंपल। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा, और हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन विद मैं के आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगी, साथ साथ ये बताऊंगी क्या मेन है और क्या आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव हियर द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस। तो ऑब्वियसली अपन ने एनवायरनमेंट वर्ड तो इतनी बार सुन रखा है, अपन ने न्यूज़पेपर में ऑलरेडी न्यूज़पेपर में देख रखा है, टेलीविज़न में देखते हैं कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है ना, वातावरण। तो ये अपन न्यूज़ ऑलरेडी सुन रखी है बहुत बार, है ना। तो अवर एल्डर्स टेल अस दैट एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी अर्लियर। अदर सेज दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एंड ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इशूज़। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपके जो बड़े होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि आप एनवायरनमेंट को ख़राब मत करो, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो एल्डर्स हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो, ठीक है। और डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इशू होते हैं। क्यों इशू होते हैं? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होती है। क्योंकि पॉल्यूशन क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, लाइक दैट अमेरिका। तो अमेरिका में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और अगर अपनी स्टेट की बात करें तो राजस्थान नॉट, इट इज़ दिल्ली। तो दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, एनवायरमेंटल इशू को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, in this chapter we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। तो अपन ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ लाते हैं एनवायरनमेंट को, और वो उसका जो असर होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले इकोसिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन्स अ बैलेंस इन नेचर। ओके, तो आपको पता है कि जो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लाइक डेट प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग है आपके, ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे से फिजिकल सराउंडिंग रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के घर जाते हैं, फिजिकल नेचर रखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, ठीक है, और अपने नेचर को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर एंड इकोसिस्टम। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसके साथ साथ आपके लाइक डेट ट्रीज भी रहते हैं, सॉइल रहता है आपका, और प्लास्टिक रहती है, बोटल्स रहती है। तो बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं और बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। और इन दोनों, जब ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स जब इंटरेक्ट करती है विद ईच अदर, तो देन दे फॉर्म इकोसिस्टम। क्या बनाती है? फिर वो इकोसिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये होती है एक सिंपल डेफिनेशन। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन देने वाली हूँ अगेन। व्हाट इज, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज इकोसिस्टम, तो आपको क्या लिखना है? इकोसिस्टम इज that system in which living organism like that biotic organisms like that human beings and non-living things like that abiotic like that soil, they interact with each other, then they form ecosystem. Okay, so this is a very simple definition for आपके लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो क्या आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा, मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में बता दिया है कि जो इकोसिस्टम होता है वो किससे कंसिस्ट होता है? आपके बायोटिक कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है और कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
और एबायोटिक कंपोनेंट से, मतलब बायोटिक और एबायोटिक्स मिलकर ही दोनों क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब आपके बायोटिक में क्या होता है, लाइक दैट बायोटिक में आ सकते हैं आपके ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, आपका ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। और एबायोटिक में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट plants such as grass, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs interact and birds. All these living organisms interact with each other and they grow. ठीक है, तो ज़्यादा आप एग्जांपल देखते हो, जैसे कि आप अगर किसी गार्डन में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के पौधे मिलेंगे, आपको घास भी दिखेगी। ऑब्वियसली अगर गार्डन में तो घास होती है, और आपको पौधे भी दिखेंगे, और आपको फ्लावर्स भी दिखेंगे। फ्लावर्स किसके देख सकते हैं, रोज़ के दिख सकते हैं, जस्मिन के दिख सकते हैं, सनफ्लावर के दिख सकते हैं, है ना। तो आपको अलग अलग फ्लावर्स भी दिखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दिखेंगे एनिमल्स भी दिखेंगे, कुछ लाइक डेट फ्रॉक्स आपको दिखेंगे, इंसेक्ट्स, मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे, बर्ड्स भी दिखेंगी जो चहचहाट कर रही होंगे ना। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गार्डन पे आपको दिखेगी। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, या फिर क्या करती, ग्रोथ भी करती है, एक साथ रिप्रोडक्शन भी करती है, और साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ करती है जो अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगी। ठीक है, सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो गया, गार्डन क्या हो गया आपका इकोसिस्टम, बिकॉज यहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हूँ। कि अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, तो आपको पता है कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है या फिर लेक्स है, तो वो आर्टिफिशियल नहीं, उसको आदमी ने नहीं बनाया, तो उसको किसी आदमी ने नहीं बनाया लेक्स को, वो क्या है, नेचुरल है, भगवान ने बनाई है ना। और जस्ट लाइक दैट गार्डन है, आपका गार्डन, भाई घास किसने बोई, आदमी ने बोई है ना, पेड़ किसने उगाया, आदमी ने उगाया ना। और आपकी आर्टिफिशियल क्रॉप जैसे कि फसल होती है, गाँवों में क्या करते हैं लोग, फसल करते हैं। जैसे कि आपने किसी ने कपास की खेती की, तो कपास को आदमी ने बोया है ना, आदमी ने उगाया, तो दिस इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब वो मेन मेड है, आर्टिफिशियल है, उसको बनाया गया है। ठीक है, इधर आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सिंपल एक्टिविटीज़ है, उसको कुछ इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, इसलिए मैं इसको मिस कर रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है डीपली तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो आपको पता है ना, अपनी 9th क्लास में, और ऑब्वियसली बात है 6th क्लास में, 7th क्लास में आपने पढ़ा है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है ना। प्रोड्यूसर के बाद, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं खाने को, लाइक दैट प्लांट। ओके, कंज्यूमर कौन होते हैं, जो खाने को कंज्यूम करते हैं, उस खाने को लेते हैं, लाइक दैट एनिमल्स। और डिकम्पोजर कौन होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं उसको, वो है ना, लाइक दैट बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक दैट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो फिर वो अलग अलग जो होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर अलग हैं तो सब्सटेंस अलग हैं, डिकम्पोजर अलग अलग, तो वो अपनी जो चीज़ें होती है वो एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। तो अपन अब सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया ना अभी आर्टिफिशियल क्रॉप। ठीक है, तो which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll। तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट क्या करता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है जैसे कि स्टार्च है, शुगर है, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। किससे कन्वर्ट करता है, रेडिएट एनर्जी, लाइक दैट। रेडिएट एनर्जी कौन होती है, सन होता है, वो सन से लाइट लेती है और फिर क्या करती है, क्लोरोफिल को कन्वर्ट करती है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाती है, खाना बनाती है। ठीक है, जैसे कि जो आपको ऑलरेडी पता है कि जो सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, किस
कौन सी प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। कम अंडर दिस कैटेगरी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इधर। ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेशन आएगी तो आपको लिख के आना है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स and some bacteria which can produce food by photosynthesis, okay, this is called food producer। ठीक है, या फिर make their own food for itself, या फिर for मतलब खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ओके, अब हम बात करते हैं अगली। तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंस। तो आप अब जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसे तो है नहीं कि सभी खाना बनाते हैं, नहीं बनाते ना। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स खुद अपना खाना थोड़ी ना बनाते हैं, ऑब्वियसली किससे लेते हैं, पौधे से लेते हैं ना, प्लांट से लेते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड हो। अपन डायरेक्टली कौन होता है, एनिमल्स, जैसे कि वो कुछ जो हर्बीवर होते हैं वो सीधा प्लांट को खा लेते हैं, तो वो डायरेक्टली होगा। लेकिन इनडायरेक्टली कौन होगा, अपन होगा। कैसे होंगे, अपन क्या करेंगे, जो प्लांट हमें फ्रूट देते हैं, हम उसकी सब्जियां बनाते हैं, सब्जी हम उसको खाते हैं, तो हम उसको इनडायरेक्टली वे में लेते हैं। ओके, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट वे से हो गया। दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर दोस कंज्यूमर। यानी कि इसका मीन्स क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कौन से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। चाहे वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता दिया। ठीक है, कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिड वेरियसली एज हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर एंड पैरासाइट। तो जो कंज्यूमर होते हैं, जो फूड को कंज्यूम करते हैं, उनको फोर टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कौन सी है, हर्बीवर है, कार्निवर है, ओमनिवर है, पैरासाइट है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हर्बीवर वो होते हैं जो क्या करते हैं, या तो प्लांट्स को खाएंगे या ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, मतलब जो फूड, मतलब कि जो वेजिटेरियन होते हैं ना, वो उस टाइप में होते हैं हर्बीवर। वो कोई भी एनिमल्स को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं, फिर प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ खाते हैं। कार्निवर क्या होते हैं, जो हर्बीवर को खाते हैं, यानी कि जो क्या खाते हैं, लाइक डेट आपके जो नॉन वेजिटेरियन होता है ना, ओनली नॉन वेजिटेरियन, ये घास व्यास कुछ नहीं खाते, ये क्या खाते हैं, कार्निवर्स। ठीक है, ऑमनिवर्स कौन से होंगे, जो ठीक है, तो ऑमनिवर्स क्या होते हैं, जो ऑमनिवर्स क्या करते हैं, जो कार्निवर्स भी होते हैं और हर्बीवर्स, यानी कि वो क्या करते हैं, मतलब कि वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, यानी कि वो मांस मच्छी खाते हैं और साथ में प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। लाइक दैट मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ, बियर। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है, वो एक होस्ट होता है जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी कि जो कोई मतलब कोई भी जानवर है उसको बिना किल करे अगर वो खा रहा है। लाइक डेट आपकी सर में जुएँ होती है ना, किसी किसी में होती है, मेरे नहीं है, किसी में होती है। तो जुएँ क्या करते हैं, आपको बिना मारे आपको आपका जो ब्लड होता है उसको सक करती है ना, सक यानी कि चूसना, उसको चूसती है। तो वो क्या हो सकता है, आपका पैरासाइट। हर्बीवर में आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक दैट गॉट होती है। कार्निवर में आपका लॉइन होता है। ऑमनिवर में आपका बियर होता है। पैरासाइट में आपको एग्जांपल मैं देती हूँ, ओके। तो अब हमारा आता है कि नेक्स्ट, अब कंज्यूमर के लिए एग्जांपल क्या होगा। ऑब्वियसली कंज्यूमर में सारे एग्जांपल आपके आ सकते हैं। कंज्यूमर सारे कंज्यूम कर रहे हैं ना खाने को, तो सभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। ओके, तो इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। तो एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पे अपन फिश को रखते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा है ना। तो जहाँ पे फिश भी होती है और थोड़ी बहुत प्लांट्स भी होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन ले सकें, है ना। अगर आपने एक्वेरियम को क्लीन नहीं किया तो ऑब्वियसली वो मर ही जाएंगे, कुछ प्लांट्स या फिर कुछ फिश मर जाएंगे ना। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइड। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो क्या होता है। अब अपन उसी को दोबारा पढ़ने वाले, आप सोच सकते हो ना कितना ईजी है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट
वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखने होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उसके अंदर फंगी आती है, वो क्या कर देती है, जो मर गया यानी जो डेड है उसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है उसके सेल्स को, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपका उसको क्या कर देती है, डेड मतलब ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। दिस माइक्रो आर्दम डिकम्पोजेस एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी आपका डेड है, डेड जो भी थिंग है, ठीक है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, किस में बना देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। फिर then go into the soil are used up once more by the plants। फिर क्या करेंगे, तो वो सॉइल में चली जाएंगे, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं, ठीक है, उनको प्लांट्स फिर से अगेन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन ऑफ द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। तो क्या होगा गार्बेज का और जो डेड एनिमल्स हैं उनका क्या होगा, अगर प्लांट्स ही नहीं हुए तो क्या उनका जो नेचुरल जो आपकी सॉइल है, क्या उनको लेके टेक प्लेस कर लेगी खुद के अंदर, और अगर डिकम्पोजर नहीं हुए तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। और आप सोच रहे कि मैंने ये क्यों किया, तो ये मेरे क्या है मेन पॉइंट थे, जिसको आप अच्छे से पेपर के पहले आप इनको पढ़ के जा सकते हैं। ये जो मेन है मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू करवा रही हूँ, ताकि आपको दोबारा से इनको आप कर सकते हो। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फूड चेन एंड वेब्स। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, और आपको कितनी जल्दी वीडियो चाहिए उतनी जल्दी मुझे कमेंट में बताना। मैं आपके जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई डू माई बेस्ट, ओके। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और कमेंट तो पक्का से पक्का करना है, चाहे आप लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन कमेंट आपको पक्का करना है, ओके। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।